हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ इन डिटेल। आज हम समझेंगे आईपीसी के अंदर गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। सो नाउ आज हम समझने वाले हैं उनका मतलब एंड एज वेल एज हम उनके बीच में डिफरेंसेस भी समझेंगे। सो नाउ लेट्स डिग इनटू सेक्शन 191 टू 193। 191 समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फॉल्स एविडेंस कौन सा व्यक्ति दे सकता है, तो ये जो कैटेगरी ऑफ पर्सन जो फॉल्स एविडेंस दे सकते हैं वो वही पर्सन है जो कि लीगली बाउंड होने चाहिए। ओके, तो लीगली बाउंड होने चाहिए या तो ओथ पर या तो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के अंतर्गत वो बाउंड होने चाहिए टू स्टेट द ट्रूथ या टू मेक अ डिक्लेरेशन। ओके, सो ये जो पर्सन लीगली बाउंड है या तो इसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो उसे पता है कि ये झूठा स्टेटमेंट है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट है, या फिर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसकी सच्चाई में उसे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे पर्सन्स को हम 191 के अंदर लायबल कर देंगे फॉल्स एविडेंस देने के लिए, मतलब हम उन्हें पर्जरी के लिए लायबल कर देंगे। फ्रेंड्स, तो चूंकि हम यहाँ बार बार स्टेटमेंट देने की बात कर रहे हैं, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट वर्ड यूज है, इट इज हैविंग अ वेरी वेरी ब्रॉड कॉनोटेशन, और स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी एक रिटन स्टेटमेंट भी आ सकती है, वर्बल स्टेटमेंट भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट्स जो किसी अदर फॉर्म में दी हुई है वो भी आ सकती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये तो समझ चुके हैं, नाउ वील अगेन एग्जामिन इट वाया सम इलस्ट्रेशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं इलस्ट्रेशन बी एंड इलस्ट्रेशन सी। इलस्ट्रेशन बी और सी के अंदर एक व्यक्ति ए है जिससे पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, क्या ये डॉक्यूमेंट जेड की हैंडराइटिंग में है या नहीं है। अब इस व्यक्ति को ही डज नॉट बिलीव इट टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ जेड। अब इसको पता है कि नहीं, वो जेड की हैंड राइटिंग नहीं है, फिर भी अगर ये बोलता है कि वो जेड की हैंड राइटिंग है तो ही विल बी लायबल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। बट जो आप इलस्ट्रेशन सी में देख रहे हो, इलस्ट्रेशन सी में वो पर्सन गुड फेथ में बोल रहा है, मतलब या तो उसे डाउट होगा उस पर्सन की हैंड राइटिंग को लेकर, या फिर उसे जेन्युइनली बिलीव हो रहा है कि ये उस पर्सन की हैंड राइटिंग है। कल को ये पता चलता है कि नहीं, वो उसकी हैंड राइटिंग नहीं भी है, फिर भी वो फॉल्स एविडेंस के लिए नहीं लायबल होगा। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ में आ गई। वो चीज़ क्या है? हमें ये समझ में आ गया कि 191 फॉल्स एविडेंस का एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है गुड फेथ। मतलब कोई चीज़ अगर गुड फेथ में बताई गई हो, भले वो कल को जाके गलत निकल जाए, बट यू कैन नॉट मेक द पर्सन लायबल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डी। इलस्ट्रेशन डी में हम देख सकते हैं कि एक पर्सन ए है जिससे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जेड किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उस पर्टिकुलर डे पे प्रेजेंट था या नहीं था, और जेड को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में कि जेड वहाँ पे, ए को कुछ नहीं पता कि जेड वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट था या नहीं था। फिर भी अगर वो बोल देता है कि जेड वहाँ प्रेजेंट था तो ये लायबल हो जाएगा फॉल्स एविडेंस देने के लिए। बट फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये फोकस करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं, ए गिव्स फॉल्स एविडेंस वेदर जेड वाज एट दैट प्लेस और नॉट। ओके, तो एंड रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अगर एंड में एविडेंसेस के द्वारा प्रूव हो जाती है कि ए जो बात बोल रहा था सच बोल रहा था, लेकिन एंड रिजल्ट मैटर नहीं करती है फ्रेंड्स। मैटर ये करती है कि आपकी इंटेंशन क्या थी जब आप वो वर्ड्स बोल रहे थे। क्या आपको पता था कि वो चीज़ें गलत है, या फिर वो चीज़ें बोल रहे हो वो फिर आपको बिलीव था कि वो फॉल्स है, या फिर आपको उसकी सच्चाई में कोई भरोसा नहीं था। तो चूंकि यहाँ पे ए को कुछ भी पता नहीं था कि जेड एक्चुअली प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको ये तो पता है ना कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सच्ची स्टेटमेंट्स नहीं है। तो जिस वक्त वो स्टेटमेंट दे रहा था उस वक्त ये गलत थी, तो ही विल बी लायबल फॉर फॉल्स एविडेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कल को उसकी बात सही भी निकल जाती है या नहीं निकलती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि सेक्शन 192 के अंदर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है। तो पर्सन, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में कोई व्यक्ति किसी सर्कमस्टांस को क्रिएट करता है, मतलब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है कि सामने जो व्यक्ति है जिसको ओपिनियन फॉर्म करना है वो ये सोचे कि हाँ,
ये चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसा ये बता रहा है। ओके, तो वो कोई परिस्थिति क्रिएट कर रहा है, या तो फिर वो कोई बुक, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में फॉल्स एंट्री करता है, या फिर वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जो कि फॉल्स हो। तो या तो वो कोई परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है, या तो वो फॉल्स एंट्री कर रहा है, या फिर एक गलत फॉल्स डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है। और ये तीनों ये इसलिए कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि उसको साक्ष्य के तौर पे यूज़ किया जा सके। और ये साक्ष्य के तौर पे वो कहाँ पे यूज़ करेगा? तो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या किसी पब्लिक सर्वेंट या आर्बिट्रेटर के सामने प्रोसीडिंग में। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये वो इसीलिए करता है ताकि ये जज, ये पब्लिक सर्वेंट या आर्बिट्रेटर एक गलत ओपिनियन फॉर्म कर ले, वो मिसगाइड हो जाए उस फैब्रिकेशन को देख के, और वो एक गलत ओपिनियन फॉर्म कर ले किसी मटेरियल पॉइंट पर। मतलब उस केस में जो मटेरियल इशू होगा उसको लेकर वो मिसगाइड हो जाए और कोई गलत ओपिनियन फॉर्म कर ले, तो उस केस में वो पर्सन लायबल होगा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए 192 में। आइए इसको समझते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू। तो आप पहला इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जहाँ पे वो परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे ए कुछ ज्वेल्स पुट कर रहा है जेड के बॉक्स में, ताकि जब जेड कन्विक्ट हो जाए थेफ्ट के लिए तो वो इस बॉक्स को यूज़ कर सके एज एन एविडेंस उसकी गिल्ट को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे भी उसने कोई एंट्री नहीं करी है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, उसने कोई एक्ट किया है, कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनाई है, ज्वेल बॉक्स ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे भी वो लायबल हो जाएगा फॉल्स एविडेंस के लिए। आइए हम फॉल्स एंट्री के एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉल्स एंट्री में सपोजिंगली एक पर्सन ए है, अब वो कहीं मर्डर करने जा रहा है, उसको पता है कि वो मर्डर करने जा रहा है, तो वो आज अटेंडेंस शीट में एक एलिबाई क्रिएट कर रहा है अपने नाम की। ओके, ताकि कल को अगर उसके अगेंस्ट मर्डर चार्जेस लगते भी हैं तो वो ये अटेंडेंस रजिस्टर दिखा के एलिबाई क्लेम कर सके। तो यहाँ पे वो एक अटेंडेंस रजिस्टर में फॉल्स एंट्री कर रहा है, तो ही ऑल्सो बी लायबल फॉर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखते हैं कि फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बना रहा है। तो एक व्यक्ति है जो कि जेड को कॉन्स्पिरेसी में फंसाने के लिए जेड की हैंड राइटिंग में एक लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे लेटर लिखना फ्रेंड्स एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना माना गया। तो यहाँ पे लेटर लिख रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट का माउंट कर जाएगा, और वो इसलिए लिख रहा है ताकि हम ये प्रूव कर सके कि जेड एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी ए लायबल हो जाएगा फॉर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पनिशमेंट्स। हम पनिशमेंट्स देखते हैं। पनिशमेंट में हम ये देखेंगे कि गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट मेजरली 3 सेक्शंस में कवर्ड है, विच इज सेक्शन 193, 195 एंड 194। सेक्शन 193 में ये बोला गया है कि अगर जो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेट कर रहा है, वो व्यक्ति अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है 7 ईयर्स प्लस फाइन के लिए, और किसी अदर प्रोसीडिंग्स में कर रहा है तो वहाँ पे 3 ईयर प्लस फाइन हो सकता है। ओके, सो ये 3 ईयर्स वाली फाइन फ्रेंड्स ऐड कर ले बिकॉज आई हैव नॉट एडेड दिस। और आपको ये भी याद रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में किस किस टाइप की प्रोसीडिंग्स आएंगी। तो इसके लिए हमें 3 एक्सप्लेनेशंस भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा कोर्ट मार्शल भी आएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी। और जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट डायरेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करता है। तो इन तीनों ही केसेस में जो पनिशमेंट मिलेगी वो 7 ईयर्स और फाइन होगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन 195 में जो आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फैब्रिकेट कर रहे हो, वो उस व्यक्ति को ऐसे ऑफेंस में फंसाने के लिए कर रहे हो जिस ऑफेंस की पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर नॉर्मल इम्प्रिजमेंट है। तो उस केस में आपको भी उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी जितने उस पर्सन को, कन्विक्टेड पर्सन को दी गई है। अब 194 पर आते हैं। 194 में जो आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फैब्रिकेट कर रहे हो वो सामने वाले व्यक्ति को एक कैपिटल ऑफेंस में फंसाने के लिए कर रहे हो। तो चूंकि कैपिटल ऑफेंस एक बड़ा ऑफेंस है तो यहाँ पे जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी दैट विल बी अ रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स, या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी और साथ ही साथ आपको फाइन भी दिया जाएगा। बट अगर उस व्यक्ति को जिसको आपने फंसाया है उसको डेथ हो भी जाती है, मतलब डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उस केस में यू विल ऑल्सो बी लायबल फॉर डेथ।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट है वो सबसे कम 193 में है, उसके बाद 195 में दी गई है, फिर सबसे बड़े ऑफेंस दैट इज कैपिटल ऑफेंस के लिए 194 में दी गई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस समझते हैं। डिफरेंसेस समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फॉल्स एविडेंस में वही व्यक्ति फॉल्स एविडेंस दे सकता है जो लीगली बाउंड हो, या तो ओथ से या फिर लॉ के किसी एक्सप्रेस प्रोविजन से कि उसको सच्चाई बतानी है। बट फैब्रिकेट करने के लिए ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। दैट इज जब आप ज्वेल बॉक्स में डाल रहे हो तो क्या आप पे कोई बाउंडेशन है? तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है फैब्रिकेट करने के लिए, कोई भी व्यक्ति फैब्रिकेट कर सकता है। जो फॉल्स एविडेंस दोगे वो किसी मटेरियल पॉइंट पे होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में अगर आप किसी इमटेरियल या इररेलेवेंट बातों पे भी कोई गलत बयान दे रहे हो तो भले वो कितनी छोटी ही बात क्यों ना हो, फिर भी आप फॉल्स एविडेंस के लिए लायबल होगे। लेकिन फैब्रिकेशन हमेशा एक मटेरियल पॉइंट को प्रूव करने के लिए होना चाहिए। जैसे अगर हम वो ज्वेल वाले केस का एग्जाम्पल लें तो ज्वेल आप उसके बॉक्स में डाल रहे हो ताकि आप एक मटेरियल पॉइंट जो कि थेफ्ट है वो प्रूव कर सको। तो इसीलिए फैब्रिकेशन हमेशा एक मटेरियल पॉइंट को प्रूफ करने के लिए होना चाहिए। लेकिन फॉल्स एविडेंस चाहे आप किसी इररेलेवेंट पॉइंट पे भी क्यों ना दे रहे हो, आप फिर भी लायबल होगे गिविंग फॉल्स एविडेंस के चार्जेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉल्स एविडेंस में ओपिनियन सामने वाले पर्सन का मैटर नहीं करता है। मतलब अगर आप कुछ गलत बयान दे रहे हो किसी जज के सामने और उस जज को पता है कि जो बयान आप दे रहे हो दैट इज़ फॉल्स और वो उसको सच्चाई का पता है, फिर भी चूंकि आप गलत बयान दे रहे हो तो यू विल बी लायबल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में आपका एक इंटेंशन होना चाहिए। आप जो ज्वेल बॉक्स में डाल रहे हो तो आप इस इंटेंशन से डाल रहे हो कि कल को वो ज्वेल बॉक्स देखकर जो जज है वो यही समझे कि जेड ने चोरी करी है। ओके, सो यहाँ पे आप चाहते हो कि वो जज मिसगाइड हो जाए, वो एक एरोनियस ओपिनियन फॉर्म कर ले। नेक्स्ट है कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए प्रोसीडिंग्स आपकी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसीडिंग, ये कॉमन सेंस है कि जो आप एविडेंस या साक्ष्य दे रहे हो वो ऑब्वियसली आप किसी प्रोसीडिंग्स में दोगे, तो प्रोसीडिंग्स एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त आप फैब्रिकेट कर रहे हो, जिस वक्त आप ज्वेल बॉक्स में डाल रहे हो, क्या उस वक्त कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है? उस वक्त कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। बस एक प्रोस्पेक्ट है कि आगे जाकर जब इसको कन्विक्ट किया जाएगा तो हम ये बॉक्स यूज करेंगे। सो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग टू बी इन एग्जिस्टेंस। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि एक प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए कि आगे ये प्रोसीडिंग्स होगी जिसमें ये आप एविडेंस के तौर पे यूज करोगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि यहाँ पे गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए जनरल इंटेंशन भी सफिशिएंट है, लेकिन फैब्रिकेटिंग हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए। मतलब फैब्रिकेशन आप एक हमेशा पर्टिकुलर चीज़ करके करते हो, या तो आप ज्वेल बॉक्स में डाल रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो। तो फॉल्स एविडेंस जब आप फैब्रिकेट करते हो तो एक पर्टिकुलर तरीके से करते हो, जबकि गिविंग फॉल्स एविडेंस में बस आप झूठ जो बोल रहे हो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉ इन डिटेल। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट।